हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 9D में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं सुशील कुमार अपने नेट एजुकेशन के इस चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट 9D में चेंज मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड्स एंड मॉडल्स। तो सबसे पहले आप समझिए कि परिवर्तन या प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। किसी भी संस्थान में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जब भी कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक काम कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो इसमें आप किसी भी तरह से आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के रूप में नहीं कर रहे हैं, एक पद्धति के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, तो वह काम कभी सफल नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी काम को उसकी सफलता तक पहुंचाने में एक आपको पद्धति से होकर गुजरना पड़ेगा। आप अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जेआरएफ बिना एक अच्छी पद्धति से पढ़े हुए नहीं मिल सकती। तो आपको इसके लिए बेहतर रणनीति के साथ पढ़ना होगा और यही रणनीति आपका मैनेजमेंट कहलाएगा। अब मैनेजमेंट में चेंज की बात आती है, तो सपोज दैट आपने इससे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था बट आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आप क्या करिएगा, आपकी अपनी जो पढ़ाई का जो रणनीति था उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म्स में आपको दूसरी बार जो आप तैयारी करिएगा नेट के लिए या जेआरएफ के लिए, तो आपको उसमें परिवर्तन लाना होगा। ये परिवर्तन क्यों लाना पड़ा? क्योंकि आपने जब एग्जाम दिया तो उसमें आपको कुछ सिलेबस में कुछ चेंज देखा, कुछ क्वेश्चन का टॉपिक चेंज दिखा, या सिलेबस में अगर चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, तो पूछने का, प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भी बदलाव आया है उस बदलाव के अनुरूप आप क्या करिएगा, अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिएगा। अतः किसी भी पद्धति में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो मैनेजमेंट होता है वो होना ही चाहिए सफलता के लिए, और उस मैनेजमेंट में भी बदलाव होते रहना चाहिए जो वर्तमान परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन या रणनीति के अकॉर्डिंग होती रहनी चाहिए। अतः अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए हम अपने मैनेजमेंट में बदलाव करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज मैनेजमेंट एंड नीड फॉर गेट द सक्सेस। एंड दैट नेक्स्ट, for the management its model, we have provide my syllabus. In my syllabus say the model 3 steps model, one of them unfreezing, moving and refreezing. अब हम इसके मॉडल के बारे में देखते हैं कि परिवर्तन प्रबंधन की जो है आवश्यकता क्यों है, अर्थ क्यों है, ये तो आप समझ गए। इसके लिए कुछ मॉडल दिए हुए हैं। तो अनफ्रीजिंग या मूविंग या रिफ्रीजिंग मॉडल क्या है? आप नेट की बात करें, जेआरएफ की बात करें, तो आपने जिस कंडीशन में आपने नेट की पढ़ाई प्रारंभ की थी, उस कंडीशन में जो आपके पास जो विचार था, जो थॉट्स था, जो एजुकेशन था, जो आपका लेवल था, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपने एजुकेशन स्टार्ट किया। तो आपके इस एजुकेशन में अगर अब हमको बदलाव करना है, क्योंकि यह बदलाव हम करेंगे तो ही आपको रिजल्ट होगा। यह बदलाव करने के लिए क्या करना होगा हमको? आपके मन में जो पूर्व की अवधारणाएं हैं प्रश्न के प्रति, क्वेश्चन के प्रति, सिलेबस के प्रति, यूजीसी नेट के प्रति, या जिस इस एग्जाम के प्रति जो भी आपके मन में पूर्व की अवधारणाएं, पूर्व के कुछ कॉन्सेप्ट बन गए हैं, उसको हम कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करेंगे। तो वो हमारा अनफ्रीजिंग कहलाएगा। दूसरा है कि हमारे नेट के लिए जो हम मूविंग पॉइंट है, यह है हमारा कि वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ हमारे सिलेबस में, हमारे प्रश्न के पूछने के स्टाइल में, तो प्रश्न के स्टेटस, प्रश्न के स्टाइल में जो परिवर्तन आया है उसके अनुरूप हमें एक मूविंग होगा, एक चेंज होगा, एक परिवर्तन होगा, हमें बदलाव आएगा। तो यह हमारी पूर्व की अवधारणा यहाँ बदलती हुई दिखेगी। और थर्ड है हमारा रिफ्रीजिंग। रिफ्रीजिंग में क्या करेंगे, हम नई अवधारणाओं का निर्माण करेंगे, नई अवधारणाओं के बेस पर इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इस 3 स्टेप्स की बात करते हैं, तो हमारे मन में जो पूर्व के कॉन्सेप्ट है उसे स्टे करना है, नए स्टेप्स को प्रिपेयर करना है, नए उसके बदले हमको बदलाव करना है सेकंड में, और थर्ड में है कि नए स्टेप को तैयार करना है या फिर से उसको फ्रीजिंग करना है। अतः हमारे इस नेट एजुकेशन की पूरी सफलता के लिए हमारे, अगर हम अनसक्सेस हैं, एक बार हमने एग्जाम दिया और उसमें हम
सफल नहीं हुए तो हमें पूर्व की अवधारणा को बदलना होगा। तो पूर्व की अवधारणाओं को बदलने का अर्थ हुआ अनफ्रीजिंग। वर्तमान में जो हमें परिवर्तन हुआ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वो होगा मूविंग। और लास्टली जो हम नए टर्म्स एंड कंडीशन एंड नए कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे इस बार के एग्जाम के लिए न्यू टर्म में, वो हमारा रिफ्रेजिंग। तो इस तरह से इस मॉडल के बेस पे हमको परिवर्तन करना चाहिए अपने प्रबंधन में। तो हमारा जो प्रबंधन होगा, हमारा जो एम है वो हमें अचीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जापानीज मॉडल ऑफ चेंज। हमारे सिलेबस में जापान के कुछ मॉडल की बात की गई है, विशेष रूप से 2 मॉडल की बात की गई है। तो जापान के ये 2 मॉडल जो है या मुख्य रूप से हमें परिवर्तन लाने की काम कर रहा है। तो किस टाइप का परिवर्तन आएगा हमारे में? एक मॉडल है हमारा जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का अर्थ हुआ कि जैसे ही आपके पास कोई कंडीशन आता है, जो भी कंडीशन आपके पास आता है, परिस्थिति आता है, उसी परिस्थिति के आधार पर उसी समय, सही समय पर सही समय के अनुरूप आप में परिवर्तन लाना होगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को पूरा करने के लिए एक सही अवसर की जरूरत होती है, तो उसी अवसर की बात कर रही है या जस्ट इन टाइम मॉडल जो है जापानीज मॉडल, वह जस्ट इन टाइम जो है वो सही अवसर की बात करती है। सही अवसर जब आपको मिलता है, जैसे एज ए एग्जांपल आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, परंतु जो अगर आज 1 महीने बाद या कुछ 1 डेढ़ महीने बाद जब अगर जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है, उस समय आप अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं, तो यह जस्ट इन टाइम का मॉडल नहीं होगा। जस्ट इन टाइम का मॉडल है कि क्विक एंड एट ए टाइम एंड एट द मोमेंट एंड अपॉन द अपॉर्चुनिटी। अर्थात आपके अवसर के आधार पे, आपके समय के आधार पे, आपके सिचुएशन के आधार पे जो आप में परिवर्तन आएगा, वह परिवर्तन जस्ट इन टाइम होगा और वह जैपनीज मॉडल के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है पोका योको मॉडल। ये जो है यह मुख्य रूप से टोयोटा कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई एक मॉडल है जो जापानीज कंपनी है। इसने इसके मॉडल के अनुसार अचानक हमारे में कुछ अचानक घटनाएं होती है, उस अचानक घटनाओं के कारण हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो अचानक से होने वाली गलतियों के कारण जो गलतियां होती है, उस गलती को समाप्त करने के लिए भी हमें एक अच्छा प्रबंधन चाहिए। तो उस प्रबंधन के लिए ही पोका योके मॉडल तैयार किया गया है। इस पोका योके मॉडल के अनुरूप जो हम लोग बोलते हैं कि ये तो कंडीशनल प्रॉब्लम आ गया, ऐसा नहीं होता, हम तो पहले से प्रिपेयर्ड हैं। अकॉर्डिंग टू एनी प्रॉब्लम कभी भी, जैसे कि एज ए एग्जाम, नेट के एग्जाम की बात करते हैं, हम नेट के एग्जाम में जाके बैठे और वहां पे देखा गया कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज आ गया, जबकि यूजीसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अनुरूप क्वेश्चन नहीं होके थोड़ा सा चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो आप अपने आप को क्या कहिएगा उस समय, या एग्जाम से बाहर निकल के आप क्या बोलते हैं कि हमारा तो कोई गलती नहीं है, हम तो अपने हिसाब से अच्छे से ही तैयारी किए थे, अब प्रश्न ही सिलेबस से थोड़ा बाहर लग रहा है तो हम क्या करें। तो यह आपकी गलत थॉट है, क्योंकि यूजीसी नेट जो सिलेबस दी है वह आपको हम यहाँ 2 चीज बतलाना चाहेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वह जो लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, वो सिर्फ वर्ड तक ही सीमित नहीं, उस वर्ड से बहुत ब्राइट क्षेत्र में, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र में उसकी बातें हैं। अगर वह इसको विस्तारवादी नीति से पूछने लगे तो और ज्यादा वो बेहतर और ज्यादा विस्तृत रूप में पूछ सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस की इंपॉर्टेंस ये है कि उसके सिलेबस में, इसके सिलेबस में जितनी भी बातें हैं उसका सॉल्यूशन भी उसी सिलेबस में दिया हुआ। आप कभी भी, अभी जैसे कि जापानीज मॉडल की बात करें तो जापानीज मॉडल क्या है, तो जापानीज मॉडल 2 है, कौन है, जस्ट इन टाइम एंड पोकायोके। तो ये दोनों क्वेश्चन भी तो आपके सिलेबस से ही आ रहा है, ये दोनों पॉइंट भी तो आपके सिलेबस में ही हो सकता है। आपको पूछ दिया जाए कि जापानीज मॉडल इनमें से कौन है, या ऑप्शन में ए में जस्ट इन टाइम, बी में पोकायोके और सी में अदर देन, डी अदर देन, या ए और बी को कनेक्ट करके सी में ये दोनों दे दें, तो आपके सिलेबस से ही में यह आंसर बन गया कि जापानीज मॉडल 2 है, जस्ट इन टाइम एंड पोकायोके। तो ये दोनों
प्रश्न का जो हम जवाब देंगे, ऐसे प्रश्न का हम जवाब देंगे कहाँ से दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का स्टडी करके। आप अगर सिलेबस को शुरू से लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको 40% आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। शुरू से यूनिट 1 से यूनिट 10 तक में जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के टोटल पार्ट को पार्ट बाय पार्ट, पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप देखते हैं, इसे समझते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या प्रश्न है और क्या आंसर है, तो आपका 40% कवर हो जाएगा। क्योंकि फाइनली जो भी बातें हैं वो सिलेबस में से ही हैं और सिलेबस में ही हैं। जो भी प्रश्न है वो सिलेबस में से ही है और सिलेबस में ही है। आप हमारी बातों को समझिए। तो आप सिलेबस को जरूर देखिएगा। तो हम सिलेबस की बात किए, अभी हम बात कर रहे थे बोका योके की। तो बोका योके के अनुसार जो भी आप में कंडीशन है जो अचानक होने वाले, तो अब अचानक आपके यूजीसी नेट के प्रश्न में कुछ बदलाव आ गया, तो आप कहिएगा कि हमारे बदलाव, हमारी कोई कंडीशन नहीं, हमने तो तैयारी किया था और प्रश्न ही बदल गया, तो हम एग्जाम में क्या करें, हमारा एग्जाम शायद अच्छा नहीं गया। तो ये जो बात है आप एग्जाम रूम से बाहर निकल के करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अचानक होने वाली जो बदलाव है, कुछ गलतियां हैं, उसमें भी आप अपने आप को स्ट्रेंथ रखिए, उसमें भी अपने आप को अच्छे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बनाए रखिए, टिकाए रखिए, अपने एम के थ्रू, अपने डिजायर के थ्रू आप सक्सेस हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पोका योके योजना या मॉडल को लागू करना होगा अपने आप में। यह योजना जो है वह, यह मॉडल जो है आपको अचानक होने वाली गलतियों को दूर करता है और उसके संदर्भ में भी आपको एक अच्छा प्रबंधन देता है। अर्थात पोका योके योजना अचानक होने वाली गलतियों को नहीं बल्कि उसके गलतियों को समाप्त करने के लिए प्रबंधन की प्रणाली है। तो इस तरह से आप जैपनीज मॉडल जस्ट इन टाइम है पोका योको को आप याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अर्थात कॉस्ट मतलब लागत, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता की लागत। तो आप कोई भी गुणवत्ता की बात करते हैं, कभी भी आप किसी भी एजुकेशन में देखिए या किसी बिजनेस में देखिए, कभी भी, तो जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो उस गुणवत्ता के लिए एक लागत लगती है। जैसे आप में अगर अच्छे एजुकेशन को देना है, इनपुट करना है, तो आपको अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप में लागत लगी। आपके अच्छे एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए आप में लागत लगी। ठीक उसी तरह से तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता की लागत क्या है, इसको हम 1 2 3 4 5 टर्म्स में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को। एट फर्स्ट एप्रिशियल कॉस्ट की बात करते हैं कि एप्रिशियल कॉस्ट क्या है। यह कॉस्ट जो है, जैसे कि किसी कोई मानक रखा गया है, एज ए एग्जांपल यूजीसी किसी यूनिवर्सिटी को देती है, एक मानक दी हुई है कि आप में ये सब आप फॉलो कीजिएगा तो आपको हम यूनिवर्सिटी में के दायरे में रखेंगे, अन्यथा हम यूनिवर्सिटी की जो वैलिडिटी है आपकी, जो आपका एफिलिएशन है, वो हम समाप्त कर देंगे। तो अर्थात यूनिवर्सिटी बने रहने के लिए कुछ मानदंडों को निभाना होगा। उस मानदंड में अगर कमी होगी, अर्थात गुणवत्ता की पूर्ति में अगर लगी लागत, अर्थात कोई यूनिवर्सिटी अपनी यूजीसी की मापदंड को पूरा करने के लिए जो लागत लगाती है, वह लागत उसकी गुणवत्ता की पूर्ति में लगी हुई लागत कहलाती है और ऐसे लागत को ही एप्रोचियल कॉस्ट कहा जाएगा। समझ गए शायद? फिर से आप इसको एक बार सुन लीजिए कि एप्रोचियल कॉस्ट का अर्थ हुआ कि गुणवत्ता की पूर्ति, जो गुणवत्ता रखी गई, जिस गुणवत्ता की पूर्ति की बात की जाती है। जैसे आप एक यूजीसी, हमने अभी एग्जांपल लिया कि यूजीसी ने एक मापदंड रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी को, जो इस यूनिवर्सिटी को वो फॉलो करेगा तो उसे हम यूजीसी से एफिलिएशन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो वह अपनी गुणवत्ताओं को बनाए रखने के लिए खर्च करेगी अपने ऊपर, यूनिवर्सिटी अपने ऊपर खर्च करेगी। तो वह लागत जो उसकी अपनी गुणवत्ताओं की पूर्ति के लिए लगाई गई है, उसे ही हम एप्रिशियल कॉस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा फेल्यूर कॉस्ट क्या है। अर्थात कभी कभी हम गुणवत्ताओं को बढ़ाने में कुछ लागत लगाते हैं, परंतु कुछ लागत उसकी सक्सेस होती है, यूज में आती है, और कुछ लागत यूज में नहीं आती है। अर्थात वैसी लागत जो गुणवत्ताओं के विकास के लिए तो लगाई गई थी परंतु वह सफल नहीं हुई, तो वह लागत जो होगा वो हानि के रूप में हो जाएगा। अर्थात
हानि में लगी लागत या फेल्यूर कॉस्ट कहलाएगा। थर्ड है हमारा प्रिवेंटेबल कॉस्ट। प्रिवेंटेबल कॉस्ट का अर्थ हुआ कि आपकी गुणवत्ता को बनाए रखने में जो बचाव में लगी लागत। जैसे कि आपने हम एक यूजीसी का एग्जांपल लिए थे, यूजीसी के एग्जांपल पे ही सबको समझाना होगा, इसलिए हम दूसरा एग्जांपल नहीं ले पा रहे हैं। तो अर्थात यूजीसी जो मापदंड तैयार किया है उस मापदंड को पूरा करने में कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्सिटी फेल्यूर हो रही है तो वह एक पॉइंट पे अगर फेल्यूर हो तो उस पॉइंट को एस्केप करने के लिए, बचाने के लिए वो क्या करेगा, फिर से उसमें इन्वेस्ट करेगा। जैसे उसके पास एक अच्छा ग्राउंड नहीं है, उस ग्राउंड की कमी है, तो वो अपने ग्राउंड को बढ़ाने में जमीन खरीदेगी, तो उस जमीन को खरीदने में जो इन्वेस्ट हुआ वो उसका बचाव में लगी लागत है। अर्थात यूजीसी के जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता के मापदंड में जो कमी थी उस कमी को बचाने में उसने इन्वेस्ट किया अपना कुछ मनी। तो यह जो लागत है, जो बचाव में लगी लागत है, वो प्रिवेंटेबल कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब हम किसी भी सिस्टम में जब हम लागत लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो हमारा जो लागत है जो लाभ के संदर्भ में है, लाभ के मूल्यांकन के लिए है या लाभ के आकलन के लिए है या लाभ के अनुकूल है, ऐसी लागत को ही लाभ के मूल्यांकन में लगी लागत है। अर्थात जब आप किसी भी सिस्टम में लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, नेट किया और पीएचडी किया, तो ये आपने किया, तो आपने अपने में इनपुट किया एजुकेशन के लिए, तब आपको आप लाभ के रूप में आप देखेगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने या नहीं बने, आप में स्किल का डेवलपमेंट हुआ है नहीं, आप में नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ है नहीं, ये सारी चीजें आपका इवैल्यूएट कर देगी आपके बेनिफिट का। जब आप में ये आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि हाँ आपको जितना इनपुट दिया गया था उतना आपने आउटपुट ले लिया, अर्थात आपके लाभ अच्छे हैं। तो लाभ के मूल्यांकन के लिए भी कुछ असेसमेंट करने होंगे, कुछ इवैल्यूएशन करने होंगे। तो लाभ के मूल्यांकन में जो असेसमेंट में जो लागत खर्च होती है उसी को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, यानी कि लागत को प्रभावित करने वाले मूल्यांकन, यानी लागत के प्रभाव का मूल्यांकन। जब हमने कोई भी सिस्टम में, कोई भी एजुकेशनल सिस्टम में लागत लगाते हैं तो उस लागत का क्या प्रभाव, जैसे कि अगर आप किसी बच्चे पर एमबीए करने के लिए या किसी बच्चे को आप पीएचडी करने के लिए उस पर लागत लगाया, तो लागत का इफेक्ट क्या हुआ, वो बच्चा एमबीए सीखा या नहीं, एमबीए किया है नहीं, इंजीनियरिंग किया नहीं, या उसमें जो जिसके लिए आपने उस पर एजुकेशन के लिए खर्च किया था उसका इफेक्ट कैसा है। या कभी कभी आप यह भी देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज में देते हैं तो इतना रुपया खर्च होता है, किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देते हैं तो इतना रुपया खर्च होता है। तो यह जो लागत लगा रहे हैं, अब लागत का भी इफेक्ट देख रहे हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितना लागत हो रहा है और उसका जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो लागत के प्रभाव का जब आप इवैल्यूएशन करिएगा तो वह कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कहलाएगा। तो इस तरह से हम इन सारे कॉस्ट को एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं, अर्थात गुणवत्ता की लागत कहा जा सकता है, जो गुणवत्ता के निर्माण में, गुणवत्ता के मूल्यांकन में, गुणवत्ता के बचाव में, गुणवत्ता की पूर्ति में की जाती है। अर्थात गुणवत्ता की पूर्ति में जो लगी लागत है उसे एप्रिशिएबल कॉस्ट, उसके गुणवत्ता की पूर्ति करने में परंतु हानि के स्वरूप में जो लागत है वो फेल्यूर कॉस्ट, और उसके गुणवत्ता के बचाव में लगी लागत को प्रिवेंटिव कॉस्ट, गुणवत्ता के लाभ के मूल्यांकन में लगी लागत को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और लाभ के प्रभाव के मूल्यांकन को कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कहा जाएगा। इस तरह से हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इतने रूप में। शॉर्टली आप इसके नाम के साथ ही दिख रहा होगा, एप्रिशिएबल है मतलब पूर्ति के लिए, फेल्यूर है हानि है, प्रिवेंटिव है बचाव के लिए, कॉस्ट बेनिफिट है लाभ के मूल्यांकन, और कॉस्ट इफेक्ट है लागत के प्रभाव के लिए। तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं, नाम से ही जुड़ा हुआ कोई बड़ी या विशेष चीज नहीं है। लास्ट पॉइंट है हमारा जो इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी। हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से है वो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी को एश्योरेंस देने वाले, अर्थात उसके लिए आश्वासन देने वाली कुछ एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां हमें मुख्य रूप से हमारे गुणवत्ता, हमारे शिक्षण सिद्धांत इत्यादि के, शिक्षण पद्धति, शिक्षण संगठन इत्यादि के बारे में, हम उसकी क्वालिटी के बारे में हमें आश्वासन देती है कि हाँ आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, आप एश्योर रहिए, आपकी पढ़ाई डिग्री इत्यादि सभी अच्छी होगी।
ये जो एश्योरेंस देती है एजेंसी वो नेशनल लेवल पे NAAC अर्थात NAC काम करती है, जो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिएशन काउंसिल के रूप में जाना जाता है। और QCI जो है वो हमारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह भारत की दो एजेंसी है जो मुख्य रूप से आपको इंडियन लेवल पे क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है, जो आपके एजुकेशनल क्वालिटी को एश्योर करती है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेवल पे INQAAHE, यह हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी इन हायर एजुकेशन के लिए है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपके शैक्षणिक गुणवत्ताओं को के प्रति आपको एश्योर करती है, आश्वस्त करती है। विशेष रूप से इन एजेंसियों के बारे में जो भी डाटा देखना है वो आप गूगल से ले सकते हैं, क्योंकि इसके एम्स, फंक्शन और रोल हमारे यूनिट में दिए हुए हैं। इसके एम, इसके फंक्शन, इसके रोल जो गूगल से आपको मिल रहा है वही सही है और वही आपको पढ़ना है, इतना आपको सेल्फ करना है। तो इस तरह से आप को ये यूनिट भी आपका ये समाप्त होता है। अब हम यूनिट लास्ट है जो 10 के रूप में, इसे हम जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे इस मंथ के लास्ट डेट तक ही। दोस्तों आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोगों को यह चैनल अगर अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमने प्लेलिस्ट में भी हम एक यूनिट बाय यूनिट तो नहीं बट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दिया है। पेपर 1 के लिए अलग प्लेलिस्ट है, पेपर 2 के लिए अलग प्लेलिस्ट है। दोनों प्लेलिस्ट को आप एक साथ देख सकते हैं, एक साथ अगर आपको देखना है तो। और टोटल वीडियोस भी हैं, हार्डली ये 110 वीडियोस होगा, जो यूजीसी नेट या जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप भी इसे देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आप सभी का नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।